एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं तू डाल डाल तो मैं पात पात। भारत कुछ वैसा ही चल रहा है। स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं और तस्वीर में देख रहे हैं भारत के शक्तिशाली इंसानों में से एक अजीत डोभाल। अगर अजीत डोभाल इस पिक्चर में नजर आ रहे हैं तो कुछ न कुछ खास तो जरूर है। कौन है ये बंदा जो यहाँ बैठा हुआ है? ये है नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर। और ये मुलाकात जो चाइना कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि इस मुलाकात के साथ ही कई सारी चीजें निकल कर सामने आई है। नेपाल के विदेश मंत्री भारत आए और चाइना और पाकिस्तान या भारत के दुश्मन जो बैठकर इस आशा में थे कि कुछ अलग होगा, उसका ठीक उलट हो गया है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये जो देश देख रहे हैं नेपाल बहुत 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 महत्वपूर्ण है हमारे लिए। भूटान भी वैसा ही महत्वपूर्ण है। नेपाल के साथ इस वक्त चाइना की जुगलबंदी कुछ आगे बढ़ चुकी थी, खास करके जो पिछली सरकारें थी उनके शासनकाल में। ओली वो तो बिल्कुल दीवाने थे चाइना के। इसके बाद भी ये देखने को मिला था एक अच्छी खासी पहुंच बना ली थी। गठबंधन की सरकार भी बनती थी तो भी चाइना नहीं। लेकिन अब यहाँ पर नई सरकार बालेन शाह की आई और बालेन शाह तो खुद नहीं आए भारत, पर ये देखने को मिला कि रवि लामिछाने जो पार्टी के अध्यक्ष हैं वो पहुंचे। उनका स्वागत भारत ने बड़े जोरदार तरीके से किया और उसके तुरंत बाद वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर आए। अब जब फॉरेन मिनिस्टर आए, लोग बैठे थे इस आशा में कि फॉरेन मिनिस्टर यहाँ आकर कुछ न कुछ बहुत बड़ी बात कहेंगे। इसका एक एग्जाम्पल देखिए, ये अल जजीरा का आर्टिकल देख रहे हैं आप, और इस अल जजीरा के आर्टिकल में क्या लिखा है? यहाँ लिखा है कि भारत और नेपाल के बीच में ना जो बॉर्डर का इशू है अब गर्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि बालेन शाह ने एक स्पीच दिया था और अपने बयान में उन्होंने कहा था कि न सिर्फ भारत ने बल्कि हमने भी भारत की जमीन कब्जाई है, और उसके बाद से ये मामला हाईलाइटेड हो गया था। इसलिए जब ये यहाँ पहुँचे थे तो एक बहुत ज्यादा चर्चा में था कि देखो जी FM पहुँचा है, अब वहाँ पर जाकर कुछ न कुछ बवाल जरूर कटेगा। लेकिन यहाँ पर बैठक में कुछ अलग नतीजे देखने को मिले। पहले तो एस जयशंकर, इन्होंने अपना बयान जारी किया। ये द्विपक्षीय बैठक में स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। Excellency, it's a really great pleasure to welcome you and your delegation to India. And I recall a meeting and conversation in Mauritius just I think about 2 months ago. In our case, India and Nepal, we of course share a very special relationship, one which is built on a strong foundation of vibrant people-to-people ties, cross-border connect, and shared cultural and religious traditions. It is anchored by shared trust, goodwill, and mutual benefit. And our bilateral ties have steadily developed in areas like trade, commerce, investments, energy. जहां डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि नेपाल हमारा पुराना साथी है और हम नेपाल के साथ अपने संबंधों को और भी बड़े लेवल पर ले जाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुसीबत के वक्त भी हम हमेशा तैयार रहते हैं नेपाल की मदद करने के लिए, चाहे वो ईंधन का क्राइसिस हो या फिर और किसी तरीके की मुसीबत। इसके जवाब में नेपाल की तरफ से भी बयान आया और यहाँ पर लोगों के कान खड़े होंगे कि नेपाल ने क्या कहा। नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर ने यहाँ पर सारी बातें स्वीकार की। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इस वीडियो को सुन सकते हैं। Welcome. I convey the greetings of Right Honorable Prime Minister Balendra Shah and people of Nepal to you and government and people of India. It is a pleasure to meet you again after our productive conversation on the sidelines of 9th Indian Ocean Conference in Mauritius in April. I'm glad that we now have the opportunity for this substantive and dedicated bilateral engagement. I also take this opportunity to express my sincere thanks to you and Government of India for warm and cordial hospitality extended to us ever since our arrival to this great city. Nepal's new government carries a clear and decisive mandate for good governance, economic transformation, and result-driven diplomacy. We carry no old baggages, only a firm resolve to build a genuinely transformative relationship with our close neighbors and most important partners. As Rashtriya Swatantra Party's president, Ravi Lamichhane, who recently visited and eloquently wrote on Hindustan Times. साथ ही साथ नेपाल के मिनिस्टर ने क्या कहा, जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बयान दे रहे थे तो इन्होंने पहली बात भारत को लेकर कहा कि भारत इस वक्त ग्लोबल स्टेज पर एक डायनामिक, ग्रोइंग और इकोनॉमिक पावर हाउस है। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। This moment right now in 2026 is the most conducive, highly aligned window we have seen in decades to completely elevate and transform Nepal-India relations. No problem is too large and no boundary too complex when we sit down with an open heart, a rational mind and mutual respect.
Dear friends, I believe your role will remain instrumental in taking Nepal-India relationships to a new height. As I prepare to return to Kathmandu later today, I do so with immense और हम चाहते हैं कि नेपाल को हम बदलें, नेपाल की इकोनॉमी को बदलें, उनको भी डेवलपमेंट आधार पर ले आएं। हम पुराने वाले नेपाल को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, हम नए नेपाल को आगे बढ़ाना चाहते हैं और भारत के साथ हम जुड़ना चाहते हैं। अब सवाल था बाउंड्री का कि आगे क्या होगा, कैलाश मानसरोवर के लिए जो इन्होंने विरोध जताया था उसका क्या होगा, तो इसका भी इन्होंने आंसर दिया, इसे सुनिए। We look at India with an open heart, clear eyes, and a single transparent agenda, the economic transformation of Nepal. When we look across the border, we see a rising India, an India that has fundamentally and beautifully redefined itself on the global stage as a dynamic, fast-growing tech and economic powerhouse. We want to engage with this India of intense aspiration, cutting-edge technology, and relentless execution. In turn, we bring the energy of aspiring Nepal. Our primary responsibility is to close the gap between old promises made on paper and the physical reality delivered on the ground, transitioning away from abstract political statements to deliver measurable. बहुत बढ़िया आंसर इन्होंने दिया। इन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम इतना बड़ा नहीं है, कोई बाउंड्री इतना जटिल नहीं है कि हम खुले दिल से बैठे और मामला हल न हो। तो यहाँ जो मीडिया सोच कर बैठी थी, जो पड़ोसी सोच कर बैठे थे, उसका उलट हुआ। लेकिन ये तो कहानी वो है जो यहाँ सामने दिख रही है। दूसरी तरफ एक बैठक हुई अजीत डोभाल के साथ और ये बैठक बहुत ज्यादा खास है क्योंकि इस बैठक से 3 स्टेप निकाले गए। इन 3 पॉइंट्स ने चाइना के टेंशन को बढ़ा दिया। 3 चीजें हैं जिसके फैसले लिए गए और ये एक चक्रव्यूह की तरह है। जब भी पड़ोसी देशों के साथ कम से कम अजीत डोभाल की रणनीति इतनी आसान नहीं होती है और उसके बड़े दूरगामी परिणाम होते हैं। कुछ सालों बाद देखने को मिलने लगेगा। नेपाल एक ऐसा देश है जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास है और सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो भारत की सुरक्षा के लिहाज से बहुत खतरनाक और सेंसिटिव जगह भी है, जो भारत यहाँ पर अपनी नजरें दबा कर रखता है। चाइना आज की डेट में नेपाल के साथ मिलकर या नेपाल के अंदर मिलकर चूंकि काफी इन्वेस्टमेंट उसने किया है ओली के राज में भी और भी नेताओं के राज में, तो अब वो उसका फायदा भी उठा रहा है। जैसे उत्तराखंड से जो नेपाल की सीमा लगती है वहाँ पर नेपाल को ये समझाया जा रहा है कि तुम चाइनीज सीसीटीवी का इस्तेमाल करो और नजर रखो भारत के ऊपर। चाइनीज सीसीटीवी जिस पर पहले ही जासूसी के आरोप लगे हैं, इसका मतलब है कि चाइना नजर रखना चाहता है नेपाल के जरिए भारत के ऊपर। अब भारत ने पहली बात तो नेपाल के साथ जो मीटिंग की है इसमें कई चीजें की है। भारत ने ये कहा है कि नेपाल के साथ हम सड़कों को, रेलवे लाइन को, हवाई संपर्कों को जोड़ेंगे, मतलब BRI का रास्ता खत्म करेंगे। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए अब हम नेपाल के साथ खुलकर जुड़ेंगे। दूसरा, यहाँ ये भी देखने को मिल रहा है कि भारत ने यहाँ एनर्जी पार्टनरशिप करनी शुरू कर दी है। ये चीन को बड़ा झटका है। नेपाल के पास पानी की अपार शक्ति है जिससे बिजली बनाई जा सकती है। चीन का पावर गेम फेल करने के लिए भारत यहाँ इस ट्रेड एग्रीमेंट में आगे आ रहा है कि चीन के साथ नहीं, अब भारत नेपाल की बिजली के लिए अपना विशाल बाजार खोले। इसके अलावा ये भी देखने को मिल रहा है कि टूरिज्म और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया जाएगा। प्लस ये भी एक शर्त है कथित तौर पर कि नेपाल जो बिजली भारत को बेचेगा वो बिजली वो कंपनी होनी चाहिए जो नेपाल और भारत मिलकर बना रहे हैं या नेपाल की है, वो कंपनी चाइना की कंपनी नहीं होनी चाहिए। यहाँ भारत और नेपाल मिलकर रामायण सर्किट बना रहे हैं, अयोध्या से जनकपुर को जोड़ेंगे, बुद्ध सर्किट बना रहे हैं, लुम्बिनी से बोधगया को जोड़ेंगे, शिव शक्ति सर्किट बना रहे हैं, पशुपतिनाथ से काशी को जोड़ेंगे। यानी दोनों देशों के करोड़ों लोगों को आपस में जोड़ने की बात हो रही है। चाइना को ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं आएंगी। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो दोनों देशों की मिलिट्री एक्सरसाइज भी कर रही है और दोनों देशों ने क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को लागू कर दिया, यानी भारत का UPI अब नेपाल में भी चलेगा। खैर ये एक स्टेप है, अभी काफी अंदर नेपाल के घुस चुका है चाइना। राजनीति के मामले में इसे हैंडल करने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन शुरुआती जो दिख रहा है उसमें भारत और नेपाल के बीच में अच्छे संबंध बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।